अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट फेज़ है वो एमडी कैट का है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जाने में। अब इन 2 महीनों में आपने तैयारी को किस तरह से करना है, सिलेबस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने यूनिट 1 जो कि ए सेलुलर लाइफ बायोडाइवर्सिटी पे डिस्कशन की थी कि आपने उसके कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक के अंदर आपको उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखें। इस वीडियो सीरीज़ को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो नेक्स्ट यूनिट है आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है और जो एमडी कैट सिलेबस के अंदर आउटलाइंस हैं उन आउटलाइंस को आपने किस बुक से प्रिपेयर करना है। आपकी बुक क्या उसके लिए इनफ है या आपको उसके साथ फेडरल की या किसी और प्रोविंस की बुक भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे जो कि बायो एनर्जेटिक्स हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे कोर्स जो सब टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स पे वो मिल रहे हैं। मैं एक एक करके इनको पढ़ता हूँ और साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि आपने इनको किस से प्रिपेयर करना है। मैंने जितने भी प्रोवेंसीज हैं उनकी बुक को एनालाइज किया बायो एनर्जेटिक्स के लिए, तो मैंने देखा कि तमाम जो प्रोवेंसीज हैं उसमें जो सिलेबस है बायो एनर्जेटिक्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर, वहाँ पर काफ़ी हद तक डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो कि मिसिंग हैं तो हम उसको फेडरल से साथ जो है वो लेंगे और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर फेडरल बुक से बताऊंगा भी आपने कौन कौन से पेजेस करने हैं। और स्पेशली इसके अंदर एक आपकी आउटलाइन है एटीपी कैलकुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी कहाँ कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर से ज़्यादातर ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकली यहाँ पर आपको एटीपी की कैलकुलेशन करनी होती है, तो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसको एक एक करके आउटलाइन को देखते हैं, साथ साथ आप लोगों ने इसको नोट करते जाना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही अपने इस टॉपिक को जो है वो प्रिपेयर करना है। तो सब टॉपिक इसमें कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। सबसे पहला है एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। तो इसमें 2 जो मेन प्रोसेसेस हैं, उसमें एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसको एसिडिक फर्मेंटेशन कहते हैं और दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब वो फर्मेंटेशन किस तरह से हो रही है आप जानते हैं कि पूरी अगर हम स्कीम को देखें तो सबसे पहले ग्लूकोज की पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होती है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दैट इज द कॉमन स्टेप इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है या अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल की 2 तरह की फर्मेंटेशन है। आपने एक तो यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है और NAD जो एंजाइम है और उसके साथ को एंजाइम वो इस प्रोसेस को कैटलाइज कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ इवॉल्व हो रही है, इसकी बाकायदा आपकी बुक के अंदर इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं, आपने उन इक्वेशंस को भी प्रिपेयर करना है। तो ये टॉपिक आपने अपने प्रोवेंसीज की बुक से ही कर लेना है। उसके अंदर पंजाब में भी इनफ लिखा हुआ है और बाकी प्रोवेंसीज में भी यहाँ पर इनफ लिखा हुआ है। तो ये आपने इसको प्रिपेयर करना है। 2-3 पेजेस हैं इसके, वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो 2 जगहों पे है। एक तो फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि आप जानते हैं कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और उसमें जो आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करें, वो भी आपने प्रिपेयर करना है। वहाँ पर उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं केमियोस्मोसिस एटीपी प्रोडक्शन, को आगे चल के भी बात करेंगे। उसके बाद अनदर टॉपिक जो कि बिल्कुल आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी चेन भी इसको कहते हैं। तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर से मूव कर रहे हैं वो आपने याद रखना है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की वो ये कि इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे कैरियर में जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे कैरियर में जाएंगे तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन अगले में जाएंगे पहले वाले की ऑक्सीडेशन होगी, अगले की रिडक्शन होगी। तो यहाँ जो सवाल बन सकता है कि बताएं कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और एटीपी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रही है। तो ये टॉपिक को आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है। होपफुली इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। बाकी आपको स्केचेस तो सारे के सारे याद होने चाहिए। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, एरोबिक रेस्पिरेशन, या इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। ये भी आपने इसमें याद रखना है। साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था, स्टडी किया, तो उनके नेम पे ये रखा गया है। अब ये एक तो साइटोसोल में होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ इसके अंदर। दूसरा आपने इसमें जो स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 10 स्टेप हैं इसके अंदर। हर स्टेप में क्या हो रहा है और हर स्टेप में इंजाइम कौन सा है। अब इंजाइम के लिए आपने फेडरल की बुक से इंजाइम को देख लेना है, क्योंकि आपकी प्रोवेंसेस में स्पेशली पंजाब के अंदर इंजाइम्स जो है वो नहीं दिए हुए कि हर इंजाइम को कौन सा स्टेप को कौन सा इंजाइम कैटालाइज कर रहा है। तो यहाँ पर स्टेप्स और उसके इंजाइम्स कौन से हैं ये आपने इसमें याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका स्केच आपको जो है वो पता होना चाहिए। लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी वही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये लाइट डिपेंडेंट है, उसको जी स्कीम भी कहते हैं, जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है। लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेप कहाँ हो रहा है, ये भी आपने इसमें याद रखना है। दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, उसको C3 पाथवे भी कहते हैं। अब C3 पाथवे क्यों कहते हैं और C4 C3 प्लांट जो है इनका भी आपने डिफरेंस देखना है। और वो स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, यानी मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, उसकी भी लोकेशन आपने याद रखनी। तो दोनों के जो रिएक्शंस हैं और कौन सा स्टेप जो है वो कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, कहाँ पर ATP जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पर NADPH यूज़ हो रहे हैं, कहाँ ATP यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आपने याद रखनी है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इसी को हम अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है रेस्पिरेशन के अंदर, उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसकी इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं, आपने इक्वेशंस भी इनकी याद रखनी है और किस तरह से स्टेप्स जो हैं वो कैटालाइज हो रहे हैं। फोटोसेंसिस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, उसमें पिगमेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, मेन पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट्स, पिगमेंट्स का कलर क्या है, पिगमेंट कौन से लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है उसकी रेंज 380 to 750 नैनोमीटर, उसमें कलर कौन कौन से हैं, किसकी कितनी वेवलेंथ है। तो ये डिटेल के अंदर आपने जो पिगमेंट, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल में हेड और टेल में डिफरेंस, ये सारा इसके अंदर आएगा, इंक्लूडिंग द एक्शन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये यानी कि ये पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है, इसके अंदर कोई टॉपिक आपने नहीं छोड़ना। प्रोडक्शन ऑफ ATP, अच्छा ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था कि ATP कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि मैंने अपने चैनल पे पूरे का पूरा चैप्टर जो है उसके डिटेल लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। मैं उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हर एक लेक्चर को अलग से देख सकते हैं। ATP प्रोडक्शन की कैलकुलेशन कैसे है, लाइक अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यूकैरियोटिक के अंदर कितने ATP प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोकैरियोट्स में कितने ATP प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोकैरियोट्स में जो नेट प्रोडक्शन ATP वो 38 है, यूकैरियोट में 36 है, और ये इनमें डिफरेंस क्यों है, और कितने ATP कहाँ बन रहे हैं, कितने ATP केमियोस्मोसिस से बन रहे हैं, कितने ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बन रहे हैं। ये जितनी भी मेरी पॉइंट्स हैं, बातें हैं, इनको नोट करते जाइएगा। जो टर्म्स हैं ये आपने सारी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ हम हर चीज़ बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप उसको फोकस करेंगे, और इन चीज़ों को लाजमी आपने पढ़ना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। मैं केमियोस्मोसिस और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को आपको इसी लेक्चर के अंदर आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, वहाँ आपने इसको देखना है। देन द रोल ऑफ लाइट, लाइट का क्या रोल है, लाइट की इंपॉर्टेंस क्या फोटोसेंसिस के लिए। लाइट पहली फेज के अंदर रिक्वायर्ड होती है, फोटोलाइसिस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर स्प्लिट होता है लाइट की प्रेजेंस में, ये पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखने। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रिएक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसेंसिस, फोटोसेंसिस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। फोटोसेंसिस हैं वो जैसे जैसे लाइट बढ़ती है ज़्यादा होती है, फिर लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो कम होती है। डार्क के अंदर फोटोसेंसिस नहीं होती, एक कंपनसेशन पॉइंट भी लिखा हुआ है, उसको भी आपने इसके अंदर पढ़ लेना है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि कौन सी चीज़ें हमने फेडरल से करनी है, क्योंकि मैंने फेडरल को मेन यहाँ पे रखा हुआ है, वो एक अपडेटेड बुक है और उसमें काफ़ी डिटेल है हर एक चीज़ की। तो हम ये देखेंगे कि कुछ टॉपिक यहाँ स्पेशली जो प्रोडक्शन ऑफ ATP है और कुछ लिंक्ड टॉपिक आपने फेडरल की बुक से करने हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रही है अभी फेडरल की बुक, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। आपने यहाँ से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एक तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ATP प्रोडक्शन आपको
दो तरह से मिल रही है। उसमें एक है ये केमियोस्मोसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब केमियोस्मोसिस आप जानते हैं कि जब प्रोटॉन की मूवमेंट से एटीपी प्रोड्यूस हो उसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन मूव करते हैं, वहाँ एटीपी बन रहे हैं, या फिर इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया के अक्रॉस जब एटीपी मूव करते हैं तो वहाँ भी एटीपी जो है वो प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो वहाँ एटीपी बनते हैं। तो ये दो प्रोसेस को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटॉन की मूवमेंट है, पहले प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ऊपर जा रहे हैं स्पेस के अंदर, स्पेस से जब वापस आते हैं एटीपी सिंथेसिस से पास करके तो वहाँ एटीपी बन रहे हैं, क्योंकि ये एंजाइम है जो एटीपी में इन्वॉल्व होता है। ये आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से, इसी बुक से आपने इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ सारा कुछ मेंशन किया गया है कि एक NADH2 जो है वो 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है, एक FADH2 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी में दिए गए हैं। इसी तरह से अगला है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जैसे कि क्रेब्स साइकिल में एटीपी बन रहे हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बन रहे हैं, 2 नेट प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस में 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर ये जो एटीपीज हैं ये 4 एटीपी रेस्पिरेशन के अंदर ये सबस्ट्रेट लेवल से बनते हैं, और बाकी जो 32 एटीपी हैं यूकैरियोट्स के अंदर वो केमियोस्मोस से बनते हैं। 32 और 4 ये 36 एटीपी हो जाएंगे। इसी तरह से हम प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 34 जो है वो केमियोस्मोस से बनते हैं और 4 जो है वो आपको मिलेंगे सबस्ट्रेट लेवल से, जिससे टोटल 38 बन जाएंगे। तो ये एक डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपने लाजमी जो है वो प्रिपेयर करनी है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ये फेडरल की बुक से है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखें यहाँ एटीपी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस में हो रही है, फिर क्रेब्स साइकिल में हो रही है, और फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी चेन के अंदर। रेस्पिरेटरी चेन में आप देखें अगर NADH की बात करेंगे तो NADH एक NADH 3 एटीपी देता है, लेकिन जो NADH जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से आते हैं वो 2 एटीपी देते हैं, जैसा कि आपको सबसे ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है 2 NADH और 4 एटीपी लिखे हुए हैं। अब एक्चुअली उन्होंने 6 ही प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन जो 2 एटीपी हैं वो यूज हुए हैं क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल में हो रहा है, वहां से NADH जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं दे यूटिलाइज द 2 एटीपी और वहां जाके वो 6 प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन 2 जब माइनस कर देंगे बाकी नेट जो है वो 4 बचेंगे। इसकी कैलकुलेशन जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे चैनल पे आप जो मैंने प्ले लिस्ट यहाँ पे डाली उसमें एक लेक्चर देखें एटीपी कैलकुलेशन का, वहाँ बड़ी डिटेल के साथ जो है वो मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और यूज होते हैं और नेट कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो स्केच है इसको अपने अच्छे से जो वो प्रिपेयर्ड कर लेना है। इसके अलावा जो अभी मैं आपको एक और बात बता रहा था कि C3 C4 साइकिल और कुछ लिंक्ड रिएक्शन आपने यहाँ पर बताने हैं। देखें ये टॉपिक नीचे आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ G3P। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रैब साइकिल है, उसके साथ साथ कुछ और लिंक्ड रिएक्शन है, ग्लाइकोलेट साइकिल है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हो रही है, वो चीज़ें भी इसके साथ लिंक कर रही हैं। तो इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये आपने इसको अच्छे से एनालाइज करना है। ये भी सवाल पेपर में आ सकते हैं। प्रोवेंसिस की बुक्स के अंदर पंजाब के अंदर ये टॉपिक नहीं दिया गया, आपने इंपॉर्टेंस ऑफ G3P फेडरल से करना है। अच्छा, इसके बाद आगे फोटोसेंसिस के बारे में डिटेल दी हुई है। ये वाला पेज जो है ये भी आपने फेडरल से पढ़ लेना है, इसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ डिटेल के अंदर दी गई हैं। दूसरा मैंने आपको जैसे बताया था C3 C4 पाथवे। अच्छा, ये जो डायग्राम है यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, C3 और C4 पाथवे, 2 तरह के प्लांट होते हैं। देखें यहाँ C4 क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाए तो बनता है ऑक्सैलो एसीटेट विच इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ C4 साइकिल। लेकिन अगर C3 साइकिल का आप फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो आप जानते हैं वहां पर RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और फॉस्फोग्लिसरेट बनता है विच इज द 3 कार्बन कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई उसको C3 साइकिल कहते हैं। तो C4 और C3 साइकिल जो है इसमें फ़र्क क्या होता है, C4 साइकिल जो होता है वो जो कार्बोक्सिलेज की इनएफिशिएंसी होती है उसको मीट करने के लिए होता है। आप जानते हैं सम टाइम प्लांट्स में दिन के वक्त स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो जाती है
और RuBP ऑक्सीजन के साथ मिलकर फोटो रेस्पिरेशन चलाना शुरू कर देती है। ये C3 साइकिल के अंदर होता है, C3 प्लांट के अंदर होता है। लेकिन C4 प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अनदर पाथवे में इंगेज कर लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट में डेफिशिएंसी नहीं होती और कैल्विन साइकिल हर वक्त चलता रहता है। सो दैट्स वाई ये एक एफिशिएंट साइकिल है C4 साइकिल। इसके अलावा एक CAM क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एक साइकिल होता है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो 3 चीज़ें आपने देख लेनी इसमें, C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM प्लांट्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली डायग्राम जो है ये भी आपने फेडरल से कर लेनी है, इसमें डिटेल जो है वो दी गई है। सो बायो एनर्जेटिक्स में जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से काफ़ी सारे सवाल भी पेपर के अंदर आते हैं, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इन चीज़ों को जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं वो आपने नोट कर लेनी है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम पूरे का पूरा जो बायो का सिलेबस है इसको एनालाइज करेंगे। आज हमारा सेकंड यूनिट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको थर्ड यूनिट के बारे में जो सिलेबस एनालिसिस है वो मिलेगा, तो साथ साथ आपने इसको जो है वो इसी तरह से प्रिपेयर करते जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।